इंटरेस्ट रेट में चेंजेस स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। वो डिफाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन एन इकोनॉमी। अल्टीमेटली इकोनॉमी चलती है पैसों से। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज़्यादा होगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी कम होंगे। वो कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं एंड कुछ सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। तो हम इस वीडियो में यही एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से वो सेक्टर्स हैं और किस तरीके से वो कितना इफेक्ट होते हैं। अगर मैं बताऊं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सिंपल है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंटरेस्ट रेट सेट करने में इंडिया के लिए। एंड आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी है, वो हर क्वार्टर मिलते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को रिव्यू करने के लिए एंड डिसाइड करने के लिए कि हमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए, या जो है उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। एमपीसी सारे फैक्टर्स देखती है कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, जीडीपी की ग्रोथ क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, और अभी फिस्कल पॉलिसी क्या चल रही है, तो उस हिसाब से वो सारे डिसीजंस लेती है। इंटरेस्ट रेट में चेंजेस ओवरऑल इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। एंड अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो जो बहुत सारी कंपनीज है, अगर या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेप्ट फाइनेंसिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं, जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं वही ये जो सारे सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, ऑटो सेक्टर्स, ये सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव है। इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर पीछे से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इनके लिए नुकसान भी हो सकता है मेजरली, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनके लिए मेनली फायदा है। अब दूसरी जगह अगर हम बात करें ऐसे सेक्टर्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर गुड्स, ये थोड़े से लेस सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट से। उनका डेट लेवल थोड़ा कम होता है एंड आर वेरी लेस अफेक्टेड बाय द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स चेंजेस। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होंगे तो उससे ओवरऑल क्या इंपैक्ट आएगा? रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से, क्योंकि उनके लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। उनका मेनली जो बिजनेस मॉडल होता है दैट इज डेट फाइनेंसिंग मॉडल, वो डेट के बेसिस पे ही अपना सारा बिजनेस चलाते हैं। अब उनके लिए अगर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उनको उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या डिसाइड करना है कि अगर आप देख रहे हो कि किसी आपको रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट करना है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो ओवरऑल उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, तो इट इज एडवाइजेबल टू नॉट इन्वेस्ट इन दैट। या फिर आप अपने पोर्टफोलियो उस तरीके से बनाओ कि उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करो जो ज्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव नहीं है। अब ऑब्वियसली जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो बैंक के पास डिफॉल्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि लोगों ने लोन तो ले लिए लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोगों के लोन पे डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे ओवरऑल बैंक्स को नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप एक इन्वेस्टर हो या आप बेनिफिट सेवर हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा मिलेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो वही है, हर एक इम्पैक्ट एनालिसिस में यही है, हर एक न्यूज़ से, हर एक इवेंट से किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कहाँ पे फायदा है और वहीं पे इन्वेस्ट करना है, तभी इम्पैक्ट एनालिसिस इतनी अच्छी चीज़ है। नाउ अगर हम बात करें फॉलिंग इंटरेस्ट रेट की, कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा, वही वाइस वर्सा, कि अगर हाउसिंग, रियल एस्टेट इंडस्ट्री वगैरह में अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो ज़्यादा बोरिंग कर पाएंगे, उससे वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे एंड ओवरऑल उन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी जगह अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे लग्जरी चीज़ों पे, कंज्यूमर गुड्स पे, ऑटोमोबाइल्स पे, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो बेनिफिट सेवर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिटर्न मिलेगा। उसी का वैसे वर्षा है कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो उनकी भी इनकम, उनका भी प्रॉफिट, उनका भी रिटर्न ओवरऑल उनकी इन्वेस्टमेंट पे कम होगा। एंड जरूरी नहीं है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे नुकसान था तो कम होने पे प्रॉफिट ही होगा, उनको कम होने पे भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल वो भी तो इंटरेस्ट पे खेल रहे हैं ना, कि कितने का पड़ा, कितना आगे दिया, तो उनका नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि इन्वेस्टर्स को अगर अपना रिस्क एक्सपोजर मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। कुछ इन्वेस्टमेंट्स इंटरेस्ट सेंसिटिव एरियाज में, कुछ इन्वेस्टमेंट्स नॉन इंटरेस्ट सेंसिटिव एरियाज में, जिससे ओवरऑल जो उनका पोर्टफोलियो वो बड़ा बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि उन्होंने एक ही
तरीके के सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया और इंटरेस्ट रेट के चेंज से उनको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा बैलेंस करके चलो। एंड सबसे जरूरी बात कि वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। उन पे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, उन पे इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस हर एक इन्वेस्टर को, आपको, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बस जिस भी इंस्टीट्यूशन का आप कॉर्पोरेट बॉन्ड ले रहे हो, उनकी आप क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लो। कहीं ये ना हो कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन आपको बाद में रिटर्न मिले ही ना। तो इंटरेस्ट रेट्स इस तरीके से रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल आपको देखना है कि आपको किस तरीके से कब कहां पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को देख के करोगे तो आप एक बड़ा वाइज डिसीजन ले सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट रेट के इस चैलेंज से बचना है तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसपे इंटरेस्ट रेट्स का कोई लेना देना नहीं है, उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है।